नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी दफ्तर में लगेगा जनता दरबार, मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं, शिकायतों का होगा समाधान, पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी होगी दूर। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा मंडल परिवर्तन का मौका, गेस्ट टीचर्स को मातृत्व अवकाश देने के फैसले पर मुहर, दूरस्थ इलाकों में कम से कम 3 साल की तैनाती। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के 20 अस्पताल में मारा छापा, बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख अधिकारियों पर भड़के कमिश्नर, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। शिवरात्रि के साथ ही कांवड़ मेले का भी समापन, इस बार 4 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान धर्मनगरी में रहा शिव भक्तों का सैलाब। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार के मंत्री कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस दिन मिलेंगे, जनता हो या कार्यकर्ता, मंत्रियों को खोजने में ही उनकी चप्पल घिस जाती है। बीजेपी वर्कर्स ही कई बार इस तरह की शिकायत कर चुके हैं, लिहाजा संगठन लेवल पर इस बार फिर से मंत्रियों के लिए गाइडलाइन जारी करने पर मंथन शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अपनी गलती से सीख लेती बीजेपी दफ्तर में मिलेंगे मंत्री, कार्यकर्ताओं की दूर होगी नाराजगी। संगठन और सरकार में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कार्यकर्ताओं को किसी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए बीजेपी से लेकर सरकार भी कई बार मंत्रियों के लिए बीजेपी दफ्तर में कैंप करने, प्रभारी जिलों में जाकर प्रवास करने और विधानसभा स्थित अपने ऑफिस में बैठने का कार्यक्रम तय कर चुकी है। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के बाद मंत्री वापस अपने रूटीन में लौट जाते हैं। हालात ये है कि कार्यकर्ता अब शिकायत करने लगे हैं कि मंत्री मिलते ही नहीं हैं। हालांकि अब बीजेपी ने इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक बार फिर से मंत्रियों के लिए संगठन द्वारा गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसके तहत हफ्ते में एक दिन एक मंत्री को बीजेपी दफ्तर में बैठना होगा और समस्या सुननी होगी। माननीय विधायक जब चुनाव जीत करके आते हैं तो जीतने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुने, और जब मंत्री बन जाएं राज्य सरकार में तो उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो माननीय विधायकों को, माननीय कैबिनेट मंत्रियों को जनता की समस्याएं और विशेषकर जो दूरस्थ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको देहरादून आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये एक सामान्य उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने क्षेत्र की जनता का सभी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए। इससे पहले पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि पार्टी के कार्यालय पर हफ्ते में एक दिन मान्य मंत्रीगण बैठें और वो जनता की समस्याओं को सुने, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुने और उनका समाधान हो। अभी इस विषय पर पार्टी के स्तर पर एक विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं में ही नहीं, संगठन लेवल पर भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। मंत्री सिर्फ अपनी विधानसभा और अपने समर्थक कार्यकर्ताओं तक सीमित हो गए हैं। कई मंत्री तो अपने प्रभारी जिलों तक का दौरा नहीं करते। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी सराहना की है और कहा है कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कोई भी सरकार है वो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और अगर हमारे मंत्रीगण हफ्ते में एक दिन, जैसे आपने कहा है, सबकी ड्यूटी लगेगी, तो अगर वो वहाँ बैठेंगे तो जनता को भी मालूम है कि यहाँ पर आके मंत्री से मुलाकात भी हो जाएगी, काम भी हो जाएंगे। तो अच्छी पहल है और मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये, और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा एक बात कही है, उनके नेतृत्व की सरकार जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए काम करने में विश्वास करती है, तो जनता के बीच रहने में किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की इस बेरुखी का कार्यकर्ता, जनता ही नहीं, पार्टी और सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे इस पर मुहर लगाते हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली हार के फीडबैक से बीजेपी खासी अलर्ट नजर आ रही है। हार का एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी निकलकर सामने आई, जिसकी ओर इशारा पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कर चुके हैं। कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत ने पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल बीजेपी अब संगठन सरकार की खामियों को दूर करने की कोशिश में जुटी है, ताकि आगे इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े।
विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत अब अलग अलग राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी पदों पर तैनात अतिथि शिक्षकों को मंडल परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही दूरस्थ इलाकों के विद्यालयों में खाली पदे जो हैं उस पर गेस्ट टीचर्स को कम से कम 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से नाराजगी चल रही थी, इस नाराजगी को अब दूर करने की कोशिश की गई है। देखिए, गेस्ट टीचर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि मैं लगातार उनके साथ बैठता रहता हूं। इस बार जितने भी गेस्ट टीचर प्रभावित हुए हैं अभी ट्रांसफ़र में, क्योंकि पहली बार हमने काउंसलिंग के माध्यम से इस बार ट्रांसफ़र किए हैं और आपने देखा होगा कि जब से उत्तराखंड बना है तब से पहली बार शिक्षक संगठन भी बहुत खुश हैं। तो हम 1 हफ्ते में उनको नई जगह दे देंगे टोटल, और 1000 हम गेस्ट फैकल्टी और लगा रहे हैं कि जो दुर्गम क्षेत्र में रहना चाहते हैं उनको 3 साल हम वहीं रखेंगे। तीसरी उनकी डिमांड थी कि जो बच्चे गढ़वाल मंडल के बच्चे कुमाऊं मंडल में और कुमाऊं मंडल के बच्चे गढ़वाल मंडल में, तो उनको भी मंडल परिवर्तन करने के लिए हमने आदेश दे दिया कि जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनको किया जा सकता है। एक उनकी डिमांड थी कि मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हमने कह दिया है कि हमारी तरफ से सहमति है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड वो गए थे, जिसके बाद अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी व्यावसायिक शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। कक्षा 11 से 40 छात्रों को शिक्षा विभाग स्विट्जरलैंड दौरे पर ले जाने वाला है। स्विट्जरलैंड में पूरे विश्व के टॉप 3 कॉलेज हैं और टॉप 5 कॉलेज हैं, वहाँ पे स्कूल हैं जो कि पूरी विश्व रैंकिंग में टॉपर हैं। तो जब मैं वहाँ गया था तो मुख्यमंत्री जी से हमने एक अनुबंध कराया वहाँ के सरकार के साथ में, और एक स्विच एजुकेशन ग्रुप है वहाँ उनके साथ में। अब यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे और वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे बच्चे विश्व के टॉप 3 कॉलेजों में जाएंगे और टॉप 3 स्कूलों में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस आदान प्रदान से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होगा और बच्चे वर्ल्ड रैंकिंग के विद्यालयों को भी देख के आ जाएंगे। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए आयुष विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आयुष विभाग की तरफ से कई तरह की स्कीम निकाली गई है। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी काम हो रहा है और ऐसी दवाइयां बनाई जा रही हैं जो वर्ल्ड लेवल की हों और जिनकी सप्लाई बाहर के देशों में भी की जा सके। वहीं आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि चिकित्सा के साथ साथ योग के क्षेत्र में भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी। आयुष में हम लोग अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आयुष को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड एज आयुष प्रदेश, उत्तराखंड जहाँ से आयुर्वेद का जन्म हुआ, जहाँ योगा का इतना प्रचार प्रसार किया गया, यहाँ से योगा शुरुआत हुई थी, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने प्रदेश को आयुष प्रदेश की तरह इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी हमने स्कीम्स भी निकाली हैं। पिछले साल हमने आयुष पॉलिसी नई बनाई थी, उसको रिव्यू भी किया गया है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हर्ब का कल्टीवेशन है उस पर भी काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस का जो लेवल है, जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो लेवल है उस पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नैक एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं। जसपुर पहुंचे पशुपालन और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नादेही शुगर मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने चीनी मिल अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मिल प्रबंधन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 31 अक्टूबर तक मिल का ट्रायल कर लिया जाए और ताकि समय आने पर मिल शुरू हो सके, किसी तरीके का ब्रेकडाउन ना हो और किसानों को फायदा मिल सके। वहीं कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को संज्ञान लेने की बात भी कही। जब से चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके। उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीज़न से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के ख़राबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं,
और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी कुछ एक दो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा स्थगित होने के बाद भी बीजेपी लगातार कांग्रेस की इस यात्रा पर निशाना साध रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जब कांग्रेसी नेताओं को आपदा के समय सहयोग करना चाहिए था, उस समय भी कांग्रेस अपनी राजनीति की यात्रा निकाल रही थी और बाबा केदारनाथ को भी ये मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए कांग्रेस की यात्रा केदारनाथ तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, कांग्रेस इस समय पूरी तरह से हाशिए पे जा चुकी है और कांग्रेस का हर नेता अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए इस तरह के उल-जूल हरकतें कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि एक छद्म यात्रा है और जिस तरह से कल आपने देखा बाबा केदार ने भी उनको अपने पास बुलाने से लगभग इनकार कर दिया है। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से वहाँ पे सड़कें टूटी हैं वो केदारनाथ तक पहुँच भी पाएंगे। और इतना कॉमन सेंस तो उनके नेताओं को भी होना चाहिए था कि ये अनुकूल मौसम नहीं है पद यात्रा के लिए। और आज जो है इस समय आपदा का समय चला हुआ है और इस समय किसी भी व्यक्ति को हो आपदा प्रभावितों के साथ खड़े होने का ये समय होता है, ना कि इसमें राजनीति करने का समय होता है। तो मुझे लगता है केदार बाबा का ये अपने आप में संदेश होगा कि आपको जहाँ लगना चाहिए आप वहाँ लगने की बजाय जो है आप अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए वो यात्रा वहाँ तक नहीं पहुँची। टिहरी के जनख्याली में आई आपदा के बाद अब फिर हालातों को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि नेलचामे के यहाँ पर भुयाल गांव के पास 4 धाम यात्रा का पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसकी वजह से कई गांवों और 4 धाम यात्रा का संपर्क बाधित हुआ। अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल का कहना है कि ऋषिकेश से वैली ब्रिज मंगवाकर खुद यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है और हफ्ते भर में पुल बनाकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। ये उत्तरकाशी लंबगांव घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग का किलोमीटर 108 है। ये 4 धाम यात्रा का गंगोत्री से केदारनाथ को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात में जो दाईं ओर का क्षतिग्रस्त एबटमेंट था उसका सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाईं ओर का कार्य हमारे द्वारा आज किया जा रहा है। मीनवाइल हमारे सारे ब्रिज के पार्ट साइट पर पहुँच चुके हैं, उतर भी चुके हैं और आज से हमारी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम 4 या 5 दिन में इस वैली ब्रिज को तैयार करके यातायात यहाँ पर सुचारू कर देंगे। हल्द्वानी बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक छापेमार कार्रवाई की, जिससे अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने भारी अनियमितताएं देखी, जिस पर डायलिसिस सेंटर चलाने वाली आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के सीएमएस को फटकार लगाई। कुमाऊं कमिश्नर ने रोजाना डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में 1 बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपनी DG को बताएंगे। सावन की शिवरात्रि के साथ ही हरिद्वार में कावड़ मेले का भी समापन हो गया। इस बार कावड़ मेले में 4,04,40,000 कावड़ यात्री पहुंचे। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि डाक कावड़ यात्रियों का यहां हुजूम अंतिम दिन देखने को मिला। इससे पहले पैदल कावड़ यात्री रवाना होते रहे। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद रखा गया था। सरकार की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई थी। वहीं IG गढ़वाल करण सिंह नगडियाल ने सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद किया है।
मैं यहाँ के समस्त जो शहरवासी हैं हरिद्वार के, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने लागू किया उसमें उनका सहयोग पूर्ण रहा। मैं आप लोगों का, समस्त प्रिंट मीडिया और हमारे सोशल मीडिया और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही प्रमुखता से चीज़ों को रखा और बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। साथ में मैं जितने करोड़ यहाँ पर करीब 4.5 करोड़ के आसपास, 4.25 से 4.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शनार्थी आए, माँ गंगा से आशीर्वाद लेके यहाँ से गंगा जल उठा के गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और एक आप लोगों के सहयोग से ही ये यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से। उधर चंपावत के टनकपुर में बाढ़ के पानी की निकासी में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दरअसल भारी बारिश के कारण जिले में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और उसकी वजह से शहर के मुख्य नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो भारी बरसात हुई थी उससे कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो संज्ञान में आया था कि जो शहर के मुख्य नाला है उसमें कई स्थान पर हमको अतिक्रमण मिला, जिससे बांध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसकी वजह से कई जगह जलभराव और जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उसी के संबंध में नाले की सफाई और जो नाले के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स थे पानी के बहाव में, उनको हटवाया गया था और इसी कार्रवाई के दौरान संज्ञान में आया था कि कुछ दुकानें भी बनी हैं जो सरकारी भूमि पर हैं, तो एंटी इंक्रोचमेंट के तहत उन पर कार्रवाई पूर्व में भी की जाती रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। हल्द्वानी में बीते दिनों मानसिक रूप से कमजोर 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में महिलाओं के साथ ही अलग अलग सामाजिक संगठनों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनने चाहिए। टेम्पो चालक उसमें बैठाता है, उसके बाद ऐसी हल्द्वानी में कौन सी जगह है जहां पर कि एक उसका बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है और किसी को इस बात का पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इसी तरह से रहा तो हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं इतनी जो ये टेम्पो चालक की, ट्रक चालक की इतनी जो हिम्मत बढ़ रही है, ये पूरे शहर के लिए शर्मसार है। तो इसलिए जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई भी होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको फांसी की सजा हो, ऐसी सजा हो ताकि हर टेम्पो चालक या हर व्यक्ति ऐसा कुकर्म करने से, कुकृत्य करने से डरे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बाजपुर की आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की कुछ महिला टीचर्स के अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल टीचर्स की तरफ से 5 अप्रैल को पुलिस में लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र खत्री ने कहा कि 10 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कोतवाली में धरना दिया जाएगा। 4 माह पहले हमारी एक स्कूल की बेटी की आईडी किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, अश्लील फोटो बना के उसको इंस्टाग्राम पे डाली। उसके गार्जियंस के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा बाजपुर थाने में 4 माह पहले अप्रैल में सूचना दी गई, लेकिन उसके उपरांत 4 माह के बाद भी 4 माह बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने फिर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की 3 अध्यापकों की फ़ोटो फिर इंस्टाग्राम पर डालनी चालू कर दी। उसमें बैकग्राउंड में कभी विद्यालय की फ़ोटो लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी विद्यालय के नंबर डाल देता है, कभी नंबर हटा देता है, लेकिन प्रशासन मौन, क्योंकि प्रशासन संग तो ये घटना घटी नहीं, किसी राजनीतिक नेता की बेटी के साथ तो घटना घटी नहीं, ये तो इस गरीब की बेटी के साथ घटना घटी और प्रशासन मौन सो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी दफ्तर में लगेगा जनता दरबार, मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं, शिकायतों का होगा समाधान, पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी होगी दूर। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा मंडल परिवर्तन का मौका, गेस्ट टीचर्स को मातृत्व अवकाश देने के फैसले पर मुहर, दूरस्थ इलाकों में कम से कम 3 साल की तैनाती।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के 20 अस्पताल में मारा छापा। बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख अधिकारियों पर भड़के कमिश्नर, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। शिवरात्रि के साथ ही कांवड़ मेले का भी समापन। इस बार 4 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान धर्मनगरी में रहा शिव भक्तों का सैलाब।